दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मी लड़की जो बचपन से ही शहजादियों वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी। जवानी के दहलीज पे जब कदम रखती है तो रीति रिवाज के तहत उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद भी जब उसके शौक़ पूरे नहीं हो पाते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से एक दिन न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है खोराबार। बात कर रहा हूं मैं 21 दिसंबर की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी खोराबार थाने के अंतर्गत कुसुमही जंगल के वन दरोगा राकेश कुमार जब अपनी ड्यूटी पूरा करके जंगल के रास्ते घर वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि जंगल के सड़क किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। राकेश कुमार जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो इस बात की जानकारी खोराबार थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर पे किसी तेजधार हथियार से वार किया गया था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पे पुलिस को कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलता है जिससे उस महिला की पहचान हो सके। लेकिन पुलिस जब महिला की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके दाहिने हाथ पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। दरअसल डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उस महिला की हत्या लगभग 1 से 2 घंटे पहले ही की गई थी। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह सुबह उस नंबर पर फ़ोन करती है जो नंबर उस महिला के हथेली पे लिखा हुआ था। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है तो उधर से वो फ़ोन एक व्यक्ति उठाता है जिसका नाम है अजय गिरी। दरअसल अजय गिरी जो कुशीनगर के अंतर्गत बसंतपुर गाँव का रहने वाला है। पुलिस जब अजय गिरी से पूछताछ करती है कि क्या ये मोबाइल नंबर तुम्हारा है, इस पर अजय गिरी कहता है कि हाँ साहब, नंबर तो मेरा ही है, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हैं। इस पर पुलिस अजय को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल हम खोराबार थाने से बोल रहे हैं, हमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है और उसी महिला के हथेली पे ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनने के बाद अजय भी एकदम से घबरा जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी रिंकी जो पिछले 1 सप्ताह से लापता है। लापता होने की जब बात कहता है, पुलिस कहती है कि तुम फौरन थाने में आ जाओ, आकर के पहले उस महिला की डेड बॉडी को देखो, क्या पता कि हो सकता है कि वो डेड बॉडी शायद तुम्हारी पत्नी की ना हो। अजय पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 1 सप्ताह पहले जब मेरी पत्नी घर से निकली थी तो अपने साथ मेरे छोटे बेटे सुंदरम को भी लेकर के गई थी, जिसकी उम्र अभी मात्र 3 साल के आसपास है। अजय जब अपने बच्चे का नाम लेता है तो ये सुन करके पुलिस भी घबरा जाती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद उसके बच्चे की भी हत्या कर दी गई होगी, क्योंकि घटनास्थल पे वहां पे पुलिस को कोई भी बच्चे का डेड बॉडी नहीं मिला था। इससे पहले कि अजय खोराबार थाने में पहुंच पाता, पुलिस फिर से अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पर जाती है और एरिए को बारीकी तरीके से जांच पड़ताल करती है, पर बावजूद इसके वहां पे पुलिस को किसी भी बच्चे का कोई डेड बॉडी नहीं मिलता है। दरअसल पुलिस इस केस को जितना ही सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये केस उतना ही उलझते जा रहा था। जब अजय इधर खोराबार थाने में पहुंचता है, पुलिस अजय को लेकर के मोर्चरी में जाती है और जब उस डेड बॉडी को दिखाती है तो देखने के बाद अजय उसकी शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी रिंकी है। आखिरकार रिंकी की पहचान हो जाती है। अजय जब डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेता है उसके बाद से पुलिस अब अजय के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले अजय से ही सवाल करती है कि तुम्हारी पत्नी कब घर से निकली थी और कहाँ के लिए निकली थी। इस पे अजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है किरण। दरअसल किरण की शादी गोरखपुर में की गई है, जिसके पति का नाम है तेज प्रताप गिरी। मेरी पत्नी छोटे बेटे सुंदरम को लेकर के 12 दिसंबर को मेरे बहनोई तेज प्रताप के घर के लिए निकली थी। मैं खुद ही दोनों को गाड़ी पे बिठाया था। जब जा रही थी तो बोल करके गई थी कि 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन 2 दिन के बाद भी जब वापस नहीं आई और जब मैं
अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। इसीलिए मैं अपने बहनोई जब तेज प्रताप के नंबर पर फ़ोन किया तो तेज प्रताप बता रहा था कि रिंकी भाभी मेरे घर पे आई तो थी, लेकिन अगले ही दिन वापस चली गई। अजय जब तेज प्रताप का नाम लेता है तो उसके बाद से पुलिस को लगता है कि शायद अब इस केस में मदद तेज प्रताप ही कर सकता है। इसीलिए पुलिस अपनी टीम के साथ तेज प्रताप के घर पे जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस जब तेज प्रताप से रिंकी के बारे में पूछताछ करती है, इस पे तेज प्रताप पुलिस वालों को कुछ ऐसा जवाब देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि तेज प्रताप झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब तेज प्रताप से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही थोड़ी सी अपनी शक्ति दिखानी शुरू करती है, आखिरकार तेज प्रताप भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन तेज प्रताप जब इस हत्या की कहानी बताता है तो उसके बाद से पुलिस तेज प्रताप के ही तहरीर पे 1-2 नहीं बल्कि 6 और लोगों को गिरफ्तार करके लाती है, जिसमें से 4 पुरुष है और 2 महिला। दरअसल रिंकी जो मूल रूप से कुशीनगर के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाली है। रिंकी के पिता का नाम है नगीना गिरी। दरअसल नगीना के परिवार में टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी है रिंकी। नगीना जो बेहद ही गरीब परिवार से है, खेती किसानी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। रिंकी भले ही गरीब परिवार की बेटी है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत है। नगीना के पास इतनी संपत्ति भी नहीं हो पाती है कि वो अपने बच्चों की बेहतर तालीम दे सके, इसीलिए रिंकी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। रिंकी भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन वो शहजादियों वाला ज़िंदगी जीना चाहती है। इसीलिए रिंकी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ उसका अवैध संबंध शुरू हो जाता है। कई सारे लड़कों के साथ में जब अफेयर शुरू होता है, लड़के रिंकी के साथ मज़े भी लेते हैं और बदले में उसके खर्चे भी उठाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब इस बात की जानकारी जब नगीना को मालूम चलता है, नगीना अपनी इज्जत बचाने के लिए अब रिंकी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार नगीना की यह तलाश जा कर के अजय के गांव में ख़त्म होती है और उसे अजय मिल जाता है। अजय के पिता का नाम है पारस गिरी। दरअसल पारस गिरी के भी टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां। अजय जब पसंद आ जाता है उसके बाद से नगीना भी रीति रिवाज के तहत अपनी बेटी रिंकी की शादी अजय से कर देता है। इधर रिंकी शादी करके अपने ससुराल में जाती तो है, लेकिन अजय भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है जिससे वो रिंकी के ख्वाहिशों को पूरा कर सके। लेकिन रिंकी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है और जैसे तैसे करके अपने पति के साथ ही गुजारा करने लगती है। जब 4 साल का समय गुजरता है, इन 4 सालों में रिंकी 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, आखिरकार 4 सालों के बाद अजय के छोटी बहन रिंकी की शादी तेज प्रताप गिरी से कर दी जाती है। दरअसल तेज प्रताप गिरी जो मूल रूप से देवरिया के बालपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन शादी के बाद तेज प्रताप अपनी पत्नी किरण को लेकर के गोरखपुर में आ जाता है और गोरखपुर के शाहपुर में किराए का कमरा लेकर के छोले भटूरे का ठेला चलाने लगता है। लेकिन तेज प्रताप जब किरण से शादी करने के लिए अपने ससुराल में जाता है और इधर रिंकी जब तेज प्रताप को देखती है तो देखने के बाद पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब तेज प्रताप भी रिंकी का रिश्तेदार बन जाता है, उसके बाद से अब रिंकी भी तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे जाने लगती है। और जब भी उसके घर पे जाती है, चूँकि दोनों के बीच में हंसी मजाक का रिश्ता होता है, रिंकी हंसी मजाक में ही कुछ ऐसी बातें तेज प्रताप से कहती है कि तेज प्रताप को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रिंकी उसे पसंद करने लगी है। इसीलिए तेज प्रताप भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार जो रिंकी उससे चाहती थी वो पूरा हो जाता है। दरअसल उसके बाद से तेज प्रताप और रिंकी के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी ना तो तेज प्रताप की पत्नी किरण को मालूम चलता है और ना ही रिंकी के पति अजय को मालूम चलता है। दरअसल उसके बाद से रिंकी का जब भी मन होता है, गोरखपुर में तेज प्रताप के घर पे चली जाती है और जाकर उससे मुलाकात कर लेती है। इधर तेज प्रताप जिस इलाके में रहता है, उसी इलाके के रहने वाले 2 ऐसे लड़के हैं जिनसे उसकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, जिनमें से एक का नाम है संदीप पाल और दूसरे का नाम है बबलू। दरअसल संदीप पाल और बबलू से तेज प्रताप की इतनी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है कि उसके बाद से अब तेज प्रताप अक्सर इन दोनों के घर भी आने जाने लगता है। संदीप पाल की माँ का नाम है रेखा पाल। दरअसल रेखा पाल एक ऐसी औरत है जिससे पूरे कॉलोनी के लोग परेशान हैं, क्योंकि रेखा पाल अपने ही घर के अंदर सेक्स रैकेट चलाती है और उसके कई सारे बड़े लोगों से जान पहचान भी है।
इसी वजह से कॉलोनी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो इसका विरोध करे या फिर रेखापाल से बातचीत कर सके। इधर रेखापाल जब एक दिन तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाती है, उसी वक्त ही रिंकी भी पहुंच जाती है। और तेज प्रताप के घर पे रेखा जब पहली बार रिंकी को देखती है और जब उससे थोड़ी देर बातचीत करती है तो रेखा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रिंकी उसके काम की चीज़ है। दरअसल उसके बाद से रेखा अब रिंकी का मोबाइल नंबर ले लेती है और अक्सर उसके नंबर पर फ़ोन करके बातचीत भी करने लगती है, जिसकी वजह से रिंकी जब भी तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आती है तो रेखा के भी घर पे चली जाती है। और बार बार रेखा के घर पे आने जाने की वजह से रिंकी का संदीप बबलू के साथ साथ मनोज के साथ भी अवैध संबंध बन जाता है। दरअसल बबलू जो रेखा का भतीजा है तो वहीं मनोज उसका भांजा है। दरअसल मनोज जो कि गोरखपुर के ही हरपुर का रहने वाला है और ऑटो टेम्पू चलाता है। रिंकी का जब इन तीनों के साथ में अवैध संबंध बन जाता है उसके बाद से रिंकी बार बार अब गोरखपुर में आने लगती है और अपने बहनोई तेज प्रताप के साथ साथ इन तीनों से भी मुलाकात करने लगती है। इधर रेखा का एक पुराना कस्टमर है जिसका नाम है हाकिम सिंह, जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, लेकिन अच्छा खासा पैसा वाला है। दरअसल एक दिन हाकिम सिंह रेखा से कहता है कि मेरे लिए कोई ऐसी कुंवारी लड़की का इंतजाम कर दो जिससे मैं अपना घर बसा सकूं, जिसके एवज में मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी दूंगा। हाकिम सिंह जब एक कुंवारी लड़की की बात कहता है, इधर रेखा की नज़र तुरंत ही रिंकी के ऊपर चली जाती है। दरअसल रिंकी जो भले ही 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसे देख करके कोई नहीं बता सकता था कि वो शादीशुदा है। इसीलिए रेखा हाकिम सिंह से वादा कर लेती है और एक दिन रिंकी के नंबर पर फ़ोन करती है। कहती है कि अगर वाकई में तुम शहजादियों वाली ज़िंदगी जीना चाहती हो तो मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम अपने पति को छोड़कर उसे शादी करोगी? शादी करने के लिए कहती है। रिंकी भी हामी भर देती है। उसके बाद से रेखा जब रिंकी के नंबर पर फ़ोन करती है तो कहती है कि 12 दिसंबर को तुम मेरे घर पे आ जाना। 12 दिसंबर को सुबह सुबह रिंकी जब अपने छोटे बेटे सुंदरम को लेकर के अपने घर से निकलती है तो अपने पति से झूठ बोल देती है कि दरअसल मैं बहनोई तेज प्रताप के पास जा रही हूँ। इसीलिए अजय खुद जाकर के अपनी पत्नी और बच्चे को गाड़ी में बिठाकर चले आता है। लेकिन रिंकी जब अपने बेटे को लेकर गोरखपुर के लिए निकलती है तो अपने बहनोई तेज प्रताप के पास ना जाकर के सीधे रेखा के घर चली जाती है। उसके बाद से रेखा बबलू और संदीप के माध्यम से रिंकी को सहारनपुर हाकिम सिंह के घर पे भेज देती है और उसके बेटे को अपने पास रख ली। रिंकी को लगता था कि हाकिम सिंह उससे शादी कर लेगा, लेकिन रेखा रिंकी को 45,000 रुपयों में हाकिम सिंह से बेच देती है। उसके बाद उसके 3 साल के बेटे को भी अपने ही इलाके की रहने वाली एक महिला से 21,000 रुपये में बेच देती है, जिसका नाम है इसरावती देवी। इधर रिंकी जब हाकिम सिंह के पास चली जाती है तो फिर अपना मोबाइल बंद करने के बाद हाकिम सिंह के साथ रहने लगती है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार रिंकी को अपना बेटा याद आ जाता है और ठीक 1 सप्ताह के बाद हाकिम सिंह से कहती है कि दरअसल मुझे अपने बेटे से मिलना है। बेटे से मिलने के लिए जब कहती है तब जाकर के हाकिम सिंह को मालूम चलता है कि रिंकी ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। हाकिम सिंह को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, रेखा के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अभी के अभी इस लड़की को अपने पास ले जाओ और मेरा पैसा लौटाओ। रेखा को भी लगता है कि उसका बना बनाया कस्टमर उसके हाथ से निकलने वाला है, इसीलिए पैसा वापस देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर 21 दिसंबर को संदीप और बबलू को सहारनपुर हाकिम सिंह के घर पे भेजती है। ये दोनों जब हाकिम सिंह के घर पे जाते हैं, पैसा वापस करने के बाद रिंकी को अपने साथ लेकर ट्रेन पकड़ करके रात्रि के करीब 7 बजे के आसपास गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। उसके बाद से संदीप रेखा के नंबर पे फ़ोन करता है और रेलवे स्टेशन पे ही बाइक मंगाता है। रेखा इधर मनोज से बाइक को लेकर के रेलवे स्टेशन पे भेज देती है और मनोज जब बाइक लेकर के रेलवे स्टेशन पे जाता है तो इन दोनों को बाइक देने के बाद वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद से बबलू और संदीप रिंकी को अपनी बाइक पे बिठा करके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही रेखा तय कर चुकी थी कि रिंकी के साथ करना क्या है। दरअसल रेखा को मालूम था कि रिंकी जब उसके पास आएगी अपने बेटे के बारे में ज़रूर पूछेगी। मामला इतना काफ़ी बिगड़ जाएगा कि कुछ भी हो सकता था। इसीलिए रेखा अब रास्ते में ही रिंकी को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है और इस पूरे प्लान के बारे में संदीप के साथ साथ बबलू को भी बता देती है। इधर बबलू और संदीप जब रिंकी को अपनी बाइक पर बिठाकर घर के लिए निकलते हैं
तो रास्ते में ही बबलू रिंकी से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही के आज रास्ते में मंदिर के अंदर तुमसे शादी कर लूँगा। रिंकी भी उस पर भरोसा कर लेती है और उनके बाइक पे बैठ जाती है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास ये दोनों ही जब कुसुमही जंगल के पास पहुंचते हैं, बाइक को वहीं रोक देते हैं और बबलू रिंकी से कहता है कि बगल में ही एक मंदिर है, हम वहीं पे चलकर शादी कर लेते हैं। लेकिन जब बाइक को रोकते हैं, रिंकी को यह एहसास होने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसीलिए रिंकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि रिंकी वहाँ से भाग पाती, ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। बबलू अपने पास से 315 बोर का एक तमंचा निकलता है और उसी बट्टे से रिंकी के सर पे इतना काफ़ी जोर से वार करता है कि रिंकी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद से ये दोनों अपना अपना पैर रिंकी के सीने पर रख करके इतना जोर से दबाते हैं कि रिंकी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये दोनों बाइक लेकर के वापस अपने घर चले आते हैं। हालांकि ये दोनों जब घर पे पहुंचते हैं, इस बात की जानकारी रिंकी के बहनोई तेज प्रताप को भी मालूम चलता है। लेकिन अजय जब तेज प्रताप से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है तो सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी तेज प्रताप अजय को कुछ भी नहीं बताता है। वाकई में तेज प्रताप जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले तेज प्रताप के तहरीर पे ही इसरावती के पास जा कर के अजय के 3 साल के बेटे को सही तरीके से बरामद कर लेती है। उसके बाद से इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुंदरलाल अहिरवार। सुंदरलाल अहिरवार जो गांव मडदेवरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं हरि ब्रह्मशंकर विश्वकर्मा। हरि ब्रह्मशंकर विश्वकर्मा जो अहमदपुर, किलौली, रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं हितलाल टुड्डू। हितलाल टुड्डू जो अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं पिंटू यादव। पिंटू यादव जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।